महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत सभी का। और सबसे पहले अनीता कौशल जी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इंस्टा पे बहुत सारी लाइक की बरसात कर दी और मुझे फॉलो भी कर लिया। अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बाकी लोगों को क्या हो गया है भाई? हाँ, आप लोग बस वही है, मतलब सुनते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। मैंने कहा था फेसबुक लिंक और इंस्टा लिंक है, उस पर आप लोग रिक्वेस्ट करिए और ऐड होइए मुझसे। तो अनीता जी आप भी फेसबुक पे आ जाइए, क्योंकि इंस्टा पे तो थोड़ा कम ही एक्टिव रहता हूँ मैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और बाकी जो लोग अभी तक फेसबुक पे मुझे नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं, जल्द से जल्द भेजिए भाई, नहीं तो याद रखिए फिर मैं अब महीने भर फिर स्टोरी डालना ही बंद कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे चैनल्स पे मैं देखता हूँ वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ बस सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, कान में दो छेद भगवान ने दिए हैं, मगर बीच में दिमाग भी दिया है। जरा दिमाग में भी वो बात डाल लीजिए और जल्द से जल्द फेसबुक पे ढेर सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए। नेपाल से लाए उस प्याले में ऐसा क्या था जिसने अर्पित की जिंदगी में तूफान ला दिया। हालांकि वो प्याला उसे दुकानदार ने बिना किसी कीमत के दे दिया था, मगर अर्पित और ओली को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या थी वो कीमत? अर्पित सेना से रिटायर हो चुका था, अब अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश में था और इसके लिए उसने एक बुक स्टॉल डाली थी। किताबों से उसे पहले से ही प्यार था। उसके बाद किताबें खरीदने बेचने और उसका ज्ञान बढ़ाने का काम बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसकी जिंदगी में आई ओली। बेहद प्यार करता था ओली से वो। धीरे धीरे तरक्की करते हुए अर्पित ने एक घर खरीदा। घर काफी कम कीमत में ही मिल गया था। इस बात पर वो दोनों बहुत खुश थे। घर क्या, छोटा सा बंगलो कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अंदर करीब 4 कमरे, रसोई, बाहर की तरफ एक छोटा सा गार्डन भी था। गार्डन में बहुत सारे फूल के पौधों के साथ साथ 2 नारियल के, एक सुपारी के और एक आम के पेड़ भी थे। नारियल के पेड़ अपेक्षाकृत बहुत ऊंचे थे। गगनचुंबी इमारत के जैसा कहना कुछ गलत ना होगा। हालांकि इतने ऊंचे पेड़ सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, मगर इस घर को पाकर ओली बहुत खुश हो गई थी। हालांकि दोनों के जीवन में एक खुशी की कमी थी, वो था उनकी संतान। वैसे भी देर से शादी हुई थी तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन तो आ ही जाती हैं, मगर फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई उन पर। ओली गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अर्पित बहुत ध्यान रखता था ओली का और इसके लिए उसने एक आया भी लगा दी थी। आया को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, जब तक अर्पित दुकान में रहे वो ओली की अच्छे से देखभाल करे। एक दिन अचानक एक सेमिनार के सिलसिले में अर्पित को नेपाल जाने की बात आई। पशुपेश में पड़ गया वो। ओली की ऐसी हालत है, उसे छोड़कर कितनी दूर जाएगा। ओली ने उसे बताया कि अभी समय है और आया ने भी विश्वास दिलाया कि जितने दिन वो नहीं रहेगा वो ओली की अच्छे से देखभाल करेगी। अतः सबके ढांढस बंधाने पर वो नेपाल के लिए निकल पड़ा। ओली ने खास जिद की थी। एक बार कॉलेज के टाइम वो नेपाल गई थी और वहां पर उसने मक्के का चॉकलेट खाया था। स्पेशली उसे मंगाया था ओली ने, और एक खास तरह का नेपाली कार्यकारी युक्त प्याला मिलता है वहां। वो उस समय पैसे ना होने की वजह से वो खरीद नहीं पाई थी। उसने अर्पित से कहा वो गिफ्ट में उसे चाहिए। 7 दिन के इस ट्रिप में पहले तो अर्पित बिजी रहा, चिंतित भी रहा, क्योंकि ओली से इतनी दूरी पर था वो।
जब काम खत्म हुआ तो उसने ओली की फरमाइशी ढूंढनी शुरू की और फिर सब कुछ लिया। बच्चों के लिए खिलौने, ओली के लिए उसकी पसंद का मक्के का चॉकलेट और बहुत सारी गिफ्ट। अब बच गई थी खास वो प्याला। बहुत सारी दुकानों पर ढूंढा उसने, मगर नहीं मिल पाया। दुकानदारों को कहना था वो प्याला लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए स्टॉक में नहीं रह पाता है। निराश हो गया था अर्पित। सब कुछ तो ले लिया है, बस एक ही गिफ्ट बचा था। काश वो भी अगर कहीं मिल जाता। पहाड़ी इलाके में दिन जल्दी ढलता है, इसलिए 5 बजते बजते ही यहां हल्की अंधेरे की छटा छाने लगी थी। निराश मन से अर्पित लौट रहा था। अचानक एक अंधेरी गली पर उसकी नजर पड़ी। ऐसा लगा गली के आखिरी छोर में कुछ है। क्या है? जरा आंखें गड़ाकर गौर से देखा तो लगा चिमनी की हल्की टिमटिमाती रोशनी है। ऐसा तो फुटपाथ की दुकानों में ही होता है। क्या पता दुकान हो। अर्पित ने उधर ही कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे उस गली में बढ़ता जा रहा था, सन्नाटा और गहराता जा रहा था। झिंगुरों की आवाज के अलावा कुछ और आवाज न थी। अंत में वो उस टिमाती रोशनी के पास आकर पहुंचा। उसका सोचना गलत नहीं था। एक छोटी सी गुमटी जैसी दुकान थी। बहुत सारे साजो सामान सजाने के ही वस्तुएं थी, मगर वो कप नहीं था। दुकानदार भी कहीं नहीं दिख रहा था। अर्पित ने आवाज लगाई, कोई है? Is this anybody here? अचानक नेपाली भाषा में ये शब्द उसके कानों में गूंजे। चिमनी की टिमटिमाती रोशनी में उसने देखने की कोशिश की, मगर आवाज किधर से आ रही है उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? तभी पास के अंधेरे से एक बूढ़ा प्रकट हुआ। चेहरे पर झुर्रियां बता रही थी उम्र काफी अधिक होगी। बुढ़ापे की वजह से कमर भी झुक गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे वो वहां पहुंचा। पहुंचाए न कुछ बाबू? वो एक नेपाली कलाकृति का प्याला होता है ना। ओ थामनो कहकर बूढ़ा लाठी ठकठकाता अंधेरे में गायब हो गया। समझ में आया उस तरफ शायद उसका घर का दरवाजा है। थोड़ी देर में वो फिर प्रकट हुआ। इमरो, उसने अर्पित की तरफ एक वस्तु बढ़ाई। चिमनी की टिमटिमाती रोशनी में भी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अरे हाँ, यही तो था। गूगल पर ओली ने इसे ही दिखाया था। काले रंग का वो प्याला बहुत ही सुंदर था। ऊपर ढक्कन भी था। ढक्कन के ऊपर नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था और चारों तरफ कलाकारी थी। देखकर मन प्रसन्न हो गया अर्पित का। ओली की आखिरी फरमाइश भी उसने पूरी कर दी। अब कितने पैसे दूं? एक ठंडी हंसी हंस पड़ा वो बूढ़ा। अरे अब कितने पैसे? 9 लागू छो है? अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे? ना बाबू, सबरो सामान को कीमत न हो न कुछ, पर कुछ तो ले जाओ। समय आओ न ओ अपनो कीमत बहुत वसूल न कुछ। बूढ़े की बात कुछ अजीब सी लगे अर्पित को, पर फ्री में मिल रही वस्तु कौन छोड़ता है। तभी बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। अर्पित कुछ सोचता हुआ वापस मुड़ ही रहा था कि अचानक एक साइन बोर्ड सा उसे दिखाई दिया। अरे, जब वो आया था तब तो बोर्ड यहां पर नहीं था, या था? नहीं,
ध्यान से याद करने पर उसे याद आया, नहीं नहीं, बोर्ड यहां पर नहीं था। फिर बोर्ड बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण था, पेंट उठ चुके थे। ऊपर नेपाली भाषा में कुछ लिखा था और नीचे अंग्रेजी में। अंग्रेजी के हरफ बहुत बुरी तरह से मिट चुके थे। कुछ कुछ स्थान पर ही कुछ अल्फाबेट्स थे, जिसमें से एक खास अल्फाबेट अर्पित की नजर में पड़ा, डोंट। डोंट शब्दों का अनुमान लगाने पर उसे ऐसा लगा जैसे लिखा हुआ है कि इस दुकान से कुछ न खरीदे। पर ऐसा क्यों? होगा कुछ। समय बीतता जा रहा था। वो तुरंत ही वापस आया। फिर एक शेयरिंग ऑटो में होटल पहुंचा। होटल में जल्दी खा पी कर सो गया। सुबह उसे जल्दी उठना था। सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया। इंतजार था तो गाड़ी के आने का। समय पर गाड़ी भी आ गई। होटल का पैसा चुकाकर गाड़ी से वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचा। और कुछ घंटे और उसके बाद होगा वो अपनी ओली की बाहों में। कितने दिन कैसे जो उसने बिताए वही जानता है। कुछ घंटों के सफर के बाद प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर था और वहां से ट्रेन में चढ़ के शाम करीब 8 बजे वो अपने शहर पहुंच चुका था। दरवाजे पर घंटी बजाते ही पहला चेहरा उसे ओली का दिखाई दिया। सामान जमीन पर ही फेंक कर उसने ओली को अपनी बाहों में भर लिया। ओह, बस बस बस, आया दीदी है, कुछ शर्म भी क्या करो। ओली मुस्कुराते हुए बोली, देखो मैं आ गया तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद का सब कुछ लाया हूं। फिर एक एक सामान निकालकर वो दिखाने लगा। मक्के का चॉकलेट पाकर ओली बहुत प्रसन्न हुई और प्याले को देखकर तो जैसे झूम ही उठी थी। सालों की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। बेहद खूबसूरत प्याला था। थकान की वजह से जल्दी खा पी कर अर्पित सो गया। रात में अचानक नींद खुली। भीनी भीनी सी आवाज उसके कान में थी। मुड़कर देखा तो ओली दर्द से तड़प रही थी। ओली, क्या हुआ? ओह, लेबर पेन, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं। एम्बुलेंस से ओली को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर के सामने वो टहलता रहा। मन में आशंकाएं कुशंकाएं तो जन्म लेती ही हैं। इतनी देर क्यों लग रही है? कब से ऑपरेशन चल रहा है? ओली से बेहद प्यार करता था। वैसे कहने को दोनों की ही इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों के ही माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता विहीन उस लड़की को वो अपनी जीवन संगिनी बनाकर बेहद प्यार करना चाहता था। वैसे भी उसका भी तो इस दुनिया में ओली के अलावा कोई नहीं है। दूर के रिश्तेदार हैं मगर वो सब तो दूर दूर रहते हैं। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझी। डॉक्टर बाहर आए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अर्पित, आपको जुड़वा बेटे हुए हैं। क्या जुड़वा बेटे? ओह माय गॉड। तभी अचानक उसके दिमाग ने करवट ली और वो पूछ बैठा, डॉक्टर ओली? शी इज गुड, टेंशन मत लीजिए। बस बच्चों को थोड़ा बात वगैरह करा के आपके पास ले आएंगे। सुबह 12 बजे करीब वो हॉस्पिटल के वार्ड में बैठा था। ओली प्रसव पीड़ा भुगतने के बाद बेहद दुर्बल हो चुकी थी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। ओली ने आंखें खोलकर हल्की मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। वो भी उसे सोता देख दुकान जाने के लिए निकला। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर हुए हैं। आया ने कहा वो हॉस्पिटल में रहकर सब कुछ संभाल लेगी और फिर हॉस्पिटल का स्टाफ तो था ही, इसलिए वो निश्चिंत होकर दुकान चला गया। 2 दिन बीत गए थे। अब ओली काफी हद तक स्वस्थ हो चुकी थी। हालांकि कमजोरी तो अभी थी ही और दोनों बच्चे तो रो रो कर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेते थे।
उस दिन शाम के करीब आया कुछ लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर गई हुई थी। बच्चे सो रहे थे। अचानक ओली ने देखा पानी खत्म हो गया। प्यास बहुत जोर से लगी थी। वो उठकर धीरे धीरे चलती हुई वाटर फिल्टर के पास गई और फ्लास्क में पानी भर लिया। धीरे धीरे लौटने लगी। अचानक उसने देखा हॉस्पिटल के बाकी सभी कमरे में भी सभी लोग उपस्थित हैं और लगभग सभी कमरों की लाइट जल रही है, मगर उसके कमरे की लाइट बंद थी। वो आया आगे क्या? बच्चों को सोता देख के शायद लाइट बंद कर दी उसने। यही सोचकर जैसे ही उसने कमरे के गेट पर पांव रखा, ठिठक उठी। कमरे के अंदर 4-5 आदमी खड़े थे। बाहरी शरीर रचना से तो वैसे ही लग रहे थे, हालांकि सबने अपने शरीर पर काले लवादे ओढ़े हुए थे। चेहरा भी उस लवादे से ढका ही था। जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वो उनकी लंबाई। वो करीब कमरे के छत तक पहुंच रही थी। सभी एक एक बार झुककर बच्चों को देख रहे थे। ओली को समझ में नहीं आया आखिर इतने सारे लोग अचानक उसके कमरे में कैसे प्रविष्ट हो गए। वो लगभग चीख सी पड़ी और तभी उसकी आंखों के सामने वो सभी इंसानी आकृति लाल लाल अंगारों में बदल गई और खिड़की से बाहर गायब हो गई। उसकी चीखने की आवाज सुनकर आसपास के कमरों से और साथ साथ हॉस्पिटल के भी कुछ स्टाफ वहां आ गए, मगर वो उन्हें क्या बताती। हालांकि रात को जब अर्पित वापस आया तो उसने उसे सब कुछ खुलकर बताया। अर्पित ने कहा, तुमको हेलुसिनेशन हुआ होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? इतने ऊंचे इंसान और अगर बाहर से वो अंदर आएंगे तो हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं दिखेगा और फिर आंख के अंगारे बन के खिड़की से गायब हो गए। देखो, थकान की वजह से ऐसा होता है, चिंता मत करो। उस रात अर्पित हॉस्पिटल में ही था। रात के कितने बज रहे थे पता नहीं। ओली की अचानक नींद खुली। देखा अर्पित गहरी नींद में था। बच्चे भी सो रहे थे। हॉस्पिटल में भी एक तरह से निशब्दता ही फैली थी। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की की तरफ गई और उसका पूरा शरीर जैसे सिहरन से भर उठा। वही काले लबादे ओढ़े लोग खिड़की के पास ही खड़े थे। उनके चेहरे लबादों से ढके हुए थे, मगर फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसे एकटक ओली और उसके बच्चे की तरफ देख रहे। ओली अर्पित को बुलाना चाहती थी, मगर उसके शरीर में जैसे कोई भी हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैरालिसिस हो गया है। बार बार प्रयास करने के बाद भी। तभी अचानक वो लोग फिर से लाल लाल अंगारों में बदलकर खिड़की से बाहर चले गए और ओली चीख पड़ी, अर्पित अर्पित। अर्पित घबरा कर उसके पास आया। क्या हुआ? वो लोग फिर आए थे। ओह ओली, तुमने सपना देखा है। वो लोग यहां कैसे आएंगे? मैं तो बैठा ही हूं यहां। हालांकि ओली ने भी इसे सपना ही समझ लिया। इसके बाद समय का
तभी उसे ऐसा लगा जैसे प्याले के अंदर दुनिया भर का अंधकार भर उठा है। कितना कितना अंधेरा सा है। और तभी उसके कानों में पड़े वो शब्द, ओले। चौंक पड़ी वो। कहां से आ रही आवाज? ओले। जैसे जैसे किसी गहरी जगह से आ रही हो। उसने प्याले के पास कान लगाकर सुनना चाहा। ओले ओले। ये तो इस प्याले से आवाज आ रही है। चौंक पड़ी थी ओली। ओली ओली। तभी अचानक पीछे मुड़कर देखा तो अर्पित खड़ा था, उसे पुकार रहा था। अरे क्या देख रही हो उस प्याले में ऐसा मगन होकर? भाई कब से पुकार रहा हूं, तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? हाँ कुछ नहीं। प्याले को दराज के ऊपर ही उसने रख दिया। बर्थडे पार्टी काफी जोरदार रही। उसके बाद 2 दिन बीत गए। दोनों बच्चों का नाम तोतोन और पोकोन रखा गया था। रात करीब 8 बज रहे थे। तोतोन को अर्पित पढ़ा रहा था। पोकोन ने भूख लगने की जिद की तो ओली उसे खाना खिलाने लगे, मगर खाने की टेबल पर पोकोन बदमाशी करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें नहीं भूख लगी है तो तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए? पढ़ने से बचने के लिए। अब चुपचाप ये पूरा खाना खत्म करो वरना मारूंगी। जानते हो ना, बदमाश बच्चों के लिए तू आ जाता है। कहने के साथ साथ जैसे एक ठंडी सी हवा ओली के बालों को छूती हुई गुजर गई और ऐसा लगा उसके अपने ही शब्द कंपित हो रहे हों। वो तो आ जाता है, वो तो आ जाता है। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते अचानक अर्पित ने महसूस किया जैसे डाइनिंग हॉल से पोकोन के रोने की आवाज आ रही है। अरे ओली क्या खाना ना खाने की वजह से पोकोन को मार रही है? उठकर वो डाइनिंग हॉल की तरफ गया और डाइनिंग हॉल का दृश्य देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। ओली ने पोकोन को जमीन पर पटक रखा था। एक हाथ से उसके बाल पकड़े थे और दूसरे हाथ से उसके मुंह में खाना ठूस दे रही थी। पोकोन न चाहते हुए भी खाने को मुंह में लेने को विवश था। करता हुआ कुछ खाना बाहर फेंक दे रहा था, कुछ अंदर लेने की कोशिश कर रहा था और छटपटा रहा था, मगर छूटकर जा नहीं सकता था क्योंकि ओली ने अपने एक पैर से उसका पेट दबा रखा था। सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा था अर्पित। ओली क्या कर रही हो? मार डालो उसके बच्चे को। एक धक्के से उसने ओली को हटाया और पोकोन को अपनी बाहों में ले लिया। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। इस वक्त ओली बहुत ही भयानक भंगिमा में उसके सामने खड़ी थी। उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर ढके हुए थे और उन बालों के बीच से उसकी लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी। अचानक ओली बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो फैमिली डॉक्टर राखाल चटर्जी बैठे हुए थे। उसे देखते ही बोले, अब कैसा लग रहा है बेटी? थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ हाँ। क्या हो गया था मुझे? सर बहुत भारी है। कुछ नहीं है, थोड़ा हाइपर टेंशन हो गया था। मैंने दवाई दे दी है, नींद की दवा है। अर्पित की तरफ देखकर वो बोले, रात भर आराम से सोती रहेगी, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर चले गए। दोनों बच्चों को सुलाकर अर्पित भी सोने चला गया। रात में अचानक एक तेज चीख से उसकी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज है।
हड़बड़ाकर उठा। आवाज ठीक नारियल के पेड़ की तरफ से आई थी। बिस्तर पर ओली नहीं थी। पहले लगा बाथरूम वगैरह गए होगी, मगर इस हाल में उसे बिना बताए वो अकेली क्यों चली गई? और ये आवाज? तुरंत ही दौड़कर वो बच्चों के कमरे की तरफ गया और कमरे में पहुंचकर उसका शरीर जैसे सिहर उठा। बिस्तर पर तोतन अकेला सो रहा था। उसने उठाया, तोतन तोतन, पोपन कहाँ है? यही तो सो रहा है। नहीं, वो यहां नहीं है। अचानक घबरा उठा था। तेजी से दौड़ता हुआ वो नारियल पेड़ की तरफ गया। हाथों में एक तेज रोशनी का टॉर्च लिए हुए था। नारियल पेड़ के पास पहुंचकर उसे महसूस हुआ जैसे ऊपर के पत्तों में कुछ सरसराहट हो रही है। पहले लगा रातचर पक्षी ऐसे बड़े बड़े पेड़ों पर बसेरा बना लेते हैं, हो सकता है वही हो। हालांकि पेड़ इतना ऊंचा था कि टॉर्च की रोशनी ठीक से वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि उसे समझ में आ रहा था कि वहां पर कुछ और ही है। तभी उसने एक इंसानी आकृति देखी। चौंक पड़ा था अर्पित। इतने ऊंचे पेड़ पर कोई कैसे चढ़ सकता है? और तभी आश्चर्यजनक तौर पर वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। टॉर्च की रोशनी की हद में आते ही उसने देखा वो आकृति एक महिला है और उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर आई और ठीक अर्पित से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। एक ठंडी सी हंसी अर्पित के कानों में पड़ी। ये आवाज उसने कहीं सुनी है। नेपाल का वो बूढ़ा दुकानदार। और अगले ही पल जो दृश्य उसके सामने था वो उसे पूरी तरह से झकझोर के रख दे रहा था। उसके सामने खड़ी थी ओली। नहीं, ये उसकी ओली नहीं हो सकती। और इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना और उतरना ये ओली के पक्ष में कैसे संभव है? और अगले ही पल जब उसकी नजर उस चीज पर गई जिसे उसने पकड़ रखा था तो एक आर्तनाद सा उसके मुंह से निकल गया। पोपन का मृत शरीर इस वक्त ओली के हाथों में था। उसके पेट के पास से पूरी तरह से चीर दिया गया था। अंदर के अतड़ियां वगैरह बाहर लटक रही थी। सीने के पास का बहुत सा हिस्सा निकालकर खा लिया गया था। ओली के चेहरे पर इस वक्त बड़े बड़े दांत थे और उन दांतों से खून रिस रहा था। देखने से समझ में आता था क्या हुआ है। एक बार फिर से ओली हंस पड़ी और अगले ही पल उसने पोकोन की गर्दन उसके शरीर से उखाड़ कर नीचे फेंक दी और फिर उसके पेट के उस फटे हिस्से से अंदर हाथ डाल दिया और की कोमल रीढ़ की हड्डियों को तोड़कर बाहर निकाल लाई और फिर उसे चबाने लगी। ओली क्या कर रही हो तुम? ये एक खतरनाक नजर से एक बार ओली ने उसकी तरफ देखा और फिर अगले ही पल वैसे ही दौड़ते दौड़ते उस ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। फिर अचानक पेड़ से कुछ नीचे गिरा। ओह, ये सब क्या हो रहा है? सब क्या है? तभी ओली की चीख उसे सुनाई दी। अर्पित मुझे बचाओ, अर्पित! चीख नारियल के उस ऊंचे पेड़ से ही आ रही थी। फिर कुछ गिरने की आवाज हुई। अर्पित ने उधर
जैसे ही टॉर्च की फ्लैश मारी, उसने देखा ओली का मृत शरीर इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। ओली! तभी जमीन पर कुछ लुढ़कने की आवाज हुई और जैसे ही अर्पित ने मुड़कर देखा, उससे कुछ दूरी पर वही प्याला पड़ा हुआ था। टॉर्च की रोशनी प्याले के आने की दिशा पर डालते ही वो चौंक उठा। उसकी नजरों को विश्वास नहीं हो रहा था। इस वक्त उसके सामने खड़ा था वही नेपाली बूढ़ा और उसके ठीक पीछे वैसे ही ऊंची आकृति में लबादों से अपना चेहरा ढके कुछ और इंसानी आकृतियां खड़ी थी। ऐसी ही आकृति के बारे में तो ओली ने हॉस्पिटल में बताया था। कुछ यादें तेजी से ताजा हो उठी। अचानक उधर से भी वही हंसी आई। कीमत लेनो कुछ। और फिर वो आकृतियां धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अर्पित ने गुस्से के साथ प्याला उठाकर दीवार पर दे मारा। प्याला चूर चूर हो गया। मगर जैसे ही अर्पित मुड़ा, ओली और पोकोन का शरीर भी गायब हो चुका था। ओली पोकोन, कहां चले गए तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह माय गॉड! अचानक ओली की आवाज कानों पे पड़ी। अर्पित, ओली, तो कहां हो तुम? मुझे दिख नहीं रहे हो। अर्पित, मैं तुमसे बहुत दूर चली गई हूं। अब मैं वापस नहीं आ सकती। मगर तुम ये घर छोड़ दो। वो प्याला अभिशप्त है और उसमें रहने वाले वो प्रेत भी वो फिर आएंगे तुम्हें और तो उनको अपने साथ ले जाने। जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ। तुरंत उठा अर्पित और घर के अंदर सामान जमा कर पोकोन को अपने साथ लेकर जाने लगा। नारियल के उस पेड़ के ठीक नीचे प्याला अब भी पड़ा हुआ था, मगर अपनी पूर्ववत हालत में। टूट फूट के कोई भी निशान उसमें नहीं थे।